वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन डिटेल बहुत ही अच्छे से देखा था। तो अगर सीक्वेंस में हम चलेंगे, उसके जस्ट बाद अगर हम क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए ये वीडियो डेडिकेटेड है किस टॉपिक के लिए? क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर सिलेबस की बात करें तो ये BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर यूनिट 3 चल रहा है हमारा, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस हो चुका है। ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं ये वाला पोर्शन। देखिए, ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। इसके बाद था केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ DNA एंड RNA, तो वो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे चूँकि हम सीक्वेंस में चलना है। इसलिए पहले हम देखेंगे क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे DNA और RNA पर। तो ये BSc का सिलेबस है। और अगर MSc जिनका स्पेशल पेपर है सेल बायो, तो उसका ये 4th सेमेस्टर का पेपर 3rd का ये यूनिट 1 चल रहा है। तो इसमें हम क्या कर चुके हैं ऑलरेडी? तो देखिए, इसमें भी हम न्यूक्लियस देख चुके हैं। सेम टॉपिक था तो इसलिए सेम ही वीडियो आया है। और ये जो पोर्शन है आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस, तो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस दोनों सेम टॉपिक है। इसलिए मैं इस वीडियो में ही दोनों टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, विथ डायग्राम, फ्लो चार्ट, एवरीथिंग। बच्चों, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर आपको PDF के फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं साई बेसिक्स के नाम से एक अलग से टेलीग्राम चैनल ओपन कर दूँगी, वहाँ मैं PDF अपलोड कर दूँगी। ये बात आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो देखिए क्या होता है क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन को ही अभी हमने बताया क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से BSc में टॉपिक है और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से MSc में टॉपिक है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ DNA एंड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन्स। क्रोमेटिन एक कॉम्प्लेक्स होता है किसका? DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स का, फाउंड इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था ट्रू न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है। तो इन G0 फेज कौन सा है? इंटरफेज में हमने G0, G1, S एंड G2 फेज होता है ना। तो ये जो रेस्टिंग फेज होता है G0 फेज, इसमें DNA एग्जिस्ट एज अ न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड क्रोमेटिन। तो G0 फेज में DNA किस रूप में पाया जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पाया जाता है, उसे ही क्रोमेटिन भी कहते हैं। और अगर एज अ लेमन कहें तो DNA क्या है, क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ DNA एंड प्रोटीन होता है। न्यूक्लियस के अंदर कहाँ पाया जाता है वो हम इससे पहले वाली वीडियो में इन डिटेल ऑलरेडी अच्छे से देखे हैं, शॉर्ट्स के फॉर्म में भी देखे। क्रोमेटिन ड्यूरिंग M फेज, और जब सेल साइकिल क्रॉस करके जब M फेज माइटोटिक फेज में जब जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कन्वर्टेड इनटू मोर कंडेंस्ड फॉर्म टर्म्ड क्रोमोसोम। तो जब क्रोमेटिन का ही कंडेंस्ड फॉर्म क्या कहलाता है? क्रोमोसोम कहलाता है। तो क्रोमेटिन हमें कब देखने को मिलता है? G0 फेज में देखने को मिलता है। और क्रोमोसोम कब देखने को मिलता है? तो जब माइटोटिक फेज में जब जाता है तब उसमें और कुछ नहीं है। ये क्रोमोसोम क्या है? क्रोमेटिन का ही कंडेंस्ड फॉर्म है। मोर और लेस क्रोमेटिन और क्रोमोसोम सेम ही थिंग होता है। बस क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने दिया है ताकि आपको अच्छे से ये लाइन याद रहे और समझ में भी आए। और अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड पैकेजिंग सिस्टम। अब ये DNA तो बहुत बड़ा होता है और उस उतने बड़े DNA के लेंथ को न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करने के लिए उसको पैकेज्ड फॉर्म में रखना पड़ता है। कैसे रखते हैं? देखिए, A highly organized packaging system is needed to fit DNA molecule into its chromosome। इस क्रोमोसोम में DNA मॉलिक्यूल को फिट रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड पैकेजिंग सिस्टम होता है और उस लेवल से उसको पैकेज्ड किया जाता है ताकि वो DNA क्रोमोसोम में अच्छे से रैप होके, पैक होके वहाँ अंदर न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सके। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्रोमेटिन। अब इस क्रोमेटिन पैकेजिंग या फिर क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या होती है? तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्रोमेटिन इज टू पैकेज लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल्स इनटू मोर कॉम्पैक्ट एंड डेंसर स्ट्रक्चर्स। मीन्स जो प्राइमरी फंक्शन क्या है क्रोमेटिन का, तो वो पैकेज करता है लंबे DNA मॉलिक्यूल को बहुत ही कॉम्पैक्ट और डेंसर स्ट्रक्चर में, ठीक है। दिस पैकेजिंग इज
ये पैकेजिंग की नीड क्यों होती है? तो दिस पैकेजिंग प्रिवेंट्स द स्ट्रैंड्स, डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम बिकमिंग टेंगल्ड। जैसे आप धागे के गुच्छे को देख लीजिए या फिर ऊन के गुच्छे को देखिए, अगर वो कितना लंबा होता है तो उतना लंबा को अगर आप ऐसे ही रखिएगा तो वो उलझ जाता है, टेंगल्ड हो जाता है। तो उससे ये पैकेजिंग बचाता है, प्रिवेंट करता है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट डीएनए फ्रॉम डैमेजिंग, और डीएनए जब उतने लंबे फॉर्म में रहेगा तो वो उलझेगा तो वो डैमेज भी हो सकता है। और डीएनए का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी के लिए, डीएनए से ही आपका ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनता है, और आरएनए से ही हमारा प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन ही तब डिफरेंट प्लेस पे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जब डीएनए डैमेज ही हो जाएगा तो फिर वो आरएनए नहीं बना पाएगा, और अगर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा? तो इसलिए उसको बहुत ही अच्छे से पैकेज्ड फॉर्म में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये काम कौन करता है? क्रोमेटिन करता है। ठीक है। ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस, जब माइटोसिस और मियोसिस में इंटर करता है तो क्रोमेटिन फैसिलिटेट्स प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का प्रॉपर सेग्रीगेशन करता है। कब? एनाफेज स्टेज में। जब हम वो सेल डिवीज़न देखेंगे तो ये अगर मान लीजिए सेल है, और यहाँ से अगर वो यहाँ देखिए, यहाँ अगर ये क्रोमोसोम अटैच्ड होता है तो फिर जब एनाफेज में ये आपको अलग अलग होता है, यहाँ देखिए मैं फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये वाला आपको सपोज़ कीजिए ये सेल है, ठीक है, और ये क्या है? क्रोमोसोम है, ठीक है ना। और इस तरह से ये अरेंज रहता है कब? मेटाफेज स्टेज में। और जब एनाफेज स्टेज में जब सेग्रीगेट करता है तो फिर यही सेल कैसे मूव करता है? देखिए, ये सेल क्या करता है? एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से ये क्रोमेटिड अलग हो जाता है। वो सेल डिवीज़न का पार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता रही हूँ यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ से ये क्रोमेटिड अलग हो जाता है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को खींचता है। तो फिर दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ डीएनए बीइंग कॉइल्ड इनटू अ हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन। ये रिजल्ट, ये जो एनाफेजिक क्रोमोसोम आप देख रहे हैं वो किसका रिजल्ट होता है? तो जब डीएनए कॉइल्ड होता है इनटू हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन में, उसी को क्या कहेंगे? क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। अब ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। क्रोमेटिन क्या होता है मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। क्रोमेटिन इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जीनोट स्टेज में ये डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है। डीएनए एग्जिस्ट एज अ न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ड्यूरिंग एम फेज, जब माइटोटिक फेज में आता है तब ये कन्वर्ट होता है और भी ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में चला आता है, और उसको क्या कहते हैं? इस कंडेंस्ड फॉर्म को क्रोमोसोम कहते हैं। तो मोर और लेस क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम सेम थिंग ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। बस क्रोमेटिन का कंडेंस्ड फॉर्म क्रोमोसोम कहलाता है। A highly organized packaging system is needed to fit DNA molecule into its क्रोमोसोम। ये पैकेजिंग की नीड क्यों होती है? ताकि ये लंबा सा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्रोमोसोम में फिट हो सके। अब प्राइमरी फंक्शन क्या होता है क्रोमेटिन का? क्रोमेटिन का प्राइमरी फंक्शन होता है टू पैकेज लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स इनटू मोर कॉम्पैक्ट एंड डेंसर स्ट्रक्चर्स। दूसरा, दिस पैकेजिंग प्रिवेंट्स द स्ट्रैंड्स फ्रॉम बिकमिंग टेंगल्ड, उलझने से ये बचाता है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट डीएनए फ्रॉम डैमेज, डीएनए को डैमेज होने से भी बचाता है। ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस क्रोमेटिन फैसिलिटेट्स प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमेटिन क्या करता है? फैसिलिटेट करता है किसको? क्रोमोसोम को प्रॉपर सेग्रीगेशन में हेल्प करता है एनाफेज स्टेज में। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ डीएनए बीइंग कॉइल्ड इनटू हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसका? आपका क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस का। अब आ जाइए, इसके ये 3 लेवल पे काम करते हैं। लेवल्स ऑफ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। इन जनरल देर आर 3 लेवल्स ऑफ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। 1 बाई 1 करके हम देखेंगे ये 3 लेवल में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट लेवल में क्या होता है? फर्स्ट लेवल में 1 सेकेंड रुकिए। फर्स्ट लेवल में आपको ये डीएनए रैप होता है। क्या चीज़ में? देखिए, फर्स्ट लेवल में डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्मिंग न्यूक्लियोसोम्स। हिस्टोन प्रोटीन के रूप में ये रैप होता है जो न्यूक्लियोसोम बनाता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। जब आगे हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये तो सिर्फ थ्योरी में बता रही हूँ, और आपको तो पता है कि मेरे नोट्स में, मेरे वीडियोज़ में डायग्राम और फ्लो चार्ट के हेल्प से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक इमेजिनेशन डेवलप हो सके। और अगर 2 से 3 बार आप अच्छे से लॉन्ग वीडियो को देख लेते हैं और खुद से नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर शॉर्ट्स के फॉर्म में आपका रिवीजन भी हो जाता है और अच्छे से आपको याद भी हो जाता है।
तो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे मोती है होता है ना, मोती को धागे में हम पिरोते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो उस समय क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन इसको कहते हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियोसोम का मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ बताया है। ये वाला गोल वाला है आपका हिस्टोन प्रोटीन 4 होता है इसमें, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये टेट्रामर है और ये ऑक्टामर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये दो होता है, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 एंड H4। और ये H1 क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ से ये DNA को इस तरह से रैप किया और ये लिंकर, H1 को लिंकर कहते हैं, और ये H2A, H2B, H3 एंड H4 को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम प्रोवाइड्स फर्स्ट लेवल ऑफ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। आप न्यूक्लियोसोम को बेसिक यूनिट भी कह सकते हैं क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का। ये देखिए, ये न्यूक्लियोसोम इस तरह से DNA रैप किया हुआ है, इसको यहाँ देखिए इस तरह से। ये फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपको न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन। अब सेकेंड लेवल में क्या होता है, ये मल्टीपल हिस्टोन्स, बहुत सारे हिस्टोन्स मिल के क्या करते हैं, 30 नैनोमीटर फाइबर का फॉर्म करते हैं। मल्टीपल हिस्टोन्स रैप इनटू 30 नैनोमीटर फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम अरेज इन देयर मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म हेट्रोक्रोमेटिन। और जो और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे कॉम्पैक्सिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, और भी ज़्यादा क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस्ड होता जाता है, तभी तो वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो ये सेकेंड लेवल में क्या होता है, 30 नैनोमीटर फाइबर का फॉर्मेशन होता है। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम इन अ फाइबर ऑफ डायमीटर अप्रॉक्स 30 नैनोमीटर। ये सेकेंड लेवल में क्या होता है, आपको अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम होता है इन अ फाइबर ऑफ डायमीटर अप्रॉक्स 30 नैनोमीटर। आगे हम डायग्राम में बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे से हम देखेंगे। 2 पॉपुलर मॉडल्स वेयर प्रपोज्ड बेस्ड ऑन इन विट्रो डेटा। इन विट्रो में, इस लैब में जब हम देखते हैं तो हमें 2 तरह का मॉडल दिखाई पड़ता है। किस लेवल पे, सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। एक है आपका सोलेनाइड मॉडल और दूसरा है जिग जैग मॉडल। सोलेनाइड मॉडल में क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव न्यूक्लियोसोम, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार, n+1 और 1, 2, 3, 4 इस तरह से। और जिग जैग में क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन अल्टरनेट न्यूक्लियोसोम, मीन्स पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, इस तरह से, n और n+2 इस तरह से जिग जैग मॉडल में। बच्चों, अगर सोलेनॉइड मॉडल या फिर जिग जैग मॉडल का डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, चाहे आप BSc के स्टूडेंट हो या फिर MSc के स्टूडेंट, तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ये चूँकि हम क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं या फिर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस देख रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगी। अब आ जाइए थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में क्या होता है, ये थर्ड लेवल क्या होता है, थर्ड लेवल आपका हायर लेवल ऑफ DNA सुपर कॉइलिंग होता है। किसका, 30 नैनोमीटर फाइबर का। ये जो 30 नैनोमीटर हमने सेकंड लेवल देखा, उसका और भी ज़्यादा हायर लेवल ऑफ DNA सुपर कॉइलिंग जब होता है, तब क्या होता है, तब मेटाफेजिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। 30 नैनोमीटर फाइबर इज प्रोबेबली अ मेजर टाइप ऑफ क्रोमेटिन इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंटरफेज। ये जो 30 नैनोमीटर हमने देखा सेकेंड लेवल, वो मेजर टाइप ऑफ क्रोमेटिन है, ठीक है, इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंटरफेज में पाया जाता है। लेकिन जब हम माइटोटिक फेज में आता है तब यही क्रोमेटिन और भी ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है, और कंडेंस्ड होके क्या बनाता है, आपको क्रोमोसोम बनाता है। व्हेन न्यूक्लियस डिवाइड्स, जब कैरियोकाइनेसिस होता है तो व्हेन न्यूक्लियस डिवाइड्स DNA एडॉप्ट्स अ मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म पैकेजिंग रिजल्टिंग इन अ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, इसी को क्या कहते हैं, मेटाफेजिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो फर्स्ट लेवल में क्या होता है, फर्स्ट लेवल में आपको न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। आगे हम डायग्राम के थ्रू और भी अच्छे से इसका डिटेल देखेंगे। सेकेंड लेवल में क्या होता है, 30 नैनोमीटर फाइबर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सोलेनाइड मॉडल और जिग जैग मॉडल आता है। और थर्ड लेवल में क्या होता है, क्रोमेटिन आपका 30 नैनोमीटर से भी और भी ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है, और उस फॉर्म को क्या कहेंगे, जब क्रोमेटिन बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है तो उसको कहते हैं क्रोमोसोम। ये कब होता है, जब माइटोटिक फेज में या फिर मियोटिक फेज में इंटर करता है, तब मेटाफेजिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। आइए अब थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं डायग्राम के फॉर्म से। मॉडल फॉर पैकेजिंग ऑफ DNA, ये देखिए 1 सेकेंड। मॉडल फॉर पैकेजिंग ऑफ DNA, मॉडल फॉर पैकेजिंग ऑफ DNA इनटू क्रोमेटिन क्रोमोसोम। ये हम स्टेप वाइज देखते हैं कैसे क्या होता है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से, सबसे पहले डायग्राम समझाऊंगी, तब उसके थ्योरी पे हम चलेंगे। ये देखिए, ये है आपका DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA दिख रहा है, यहाँ 2 स्ट्रैंड दिख रहा है। ये कितने का है, 2 नैनोमीटर का होता है। ये DNA क्या करता है, रैप जब हो जाता है किसके साथ, न्यूक्लियोसोम के साथ,
हिस्टोन प्रोटीन के साथ, यहाँ देखिए। तो ये क्या बना लेता है, 11 नैनोमीटर का फॉर्मेशन कर लेता है। इतना काम आपको कहाँ हो जाता है, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है। ये काम फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है। उसके बाद ये 11 नैनोमीटर क्या होता है, और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म कर लेता है, और तब क्या करता है, 30 नैनोमीटर का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए, ये और भी कॉम्पैक्सिटी इसकी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, और भी ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है, तब क्या बनाता है, 30 नैनोमीटर का फॉर्मेशन होता है। फिर ये 30 नैनोमीटर क्या करता है, लूप का फॉर्मेशन करता है, जहाँ पर 300 जो कि 300 नैनोमीटर का होता है। ये देखिए, ये लूप का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रोटीन स्कैफोल्ड होता है। उसके बाद फिर ये लूप क्या कर लेता है, और भी ज़्यादा कंडेंस होकर मेटाफेजिक क्रोमोसोम में, जब माइटोसिस में इंटर करता है तो फिर क्या करता है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम का निर्माण करता है। और फिर जब 700 नैनोमीटर, और फिर ये लास्ट आपको दिख रहा है, ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन। ये क्या है, क्रोमोसोम है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, जो कि कितना होता है, 1400 नैनोमीटर होता है। ये थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो फर्स्ट लेवल में कितना होता है, 2 नैनोमीटर और 11 नैनोमीटर का फॉर्मेशन होता है। सेकंड लेवल में 30 एंड 300 नैनोमीटर का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट वन, थर्ड लेवल में आपका मेटाफेजिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, जो कि 7 नैनोमीटर से होकर 1400 नैनोमीटर तक आता है। अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो यहाँ देखिए, शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स अभी हमने देखा, वो कितना था, 2 नैनोमीटर का था। उसके बाद दूसरा स्टेज क्या था, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, मोती की तरह ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। अगर धागा स्ट्रिंग हमने बनाया तो ये क्या है, बीड्स है। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग फॉर्म क्रोमेटिन, कितने नैनोमीटर का, 11 नैनोमीटर का। उसके बाद 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर ऑफ पैक्ड न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, कितना, 30 नैनोमीटर। उसके बाद क्या होता है, सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म, जो कि कितना होता है, 300 नैनोमीटर का, ये जो लूप का फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंडेंस्ड सेक्शन ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम होता है, जो कितना होता है, 700 नैनोमीटर का होता है। ये कंडेंस सेक्शन, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन। उसके बाद इंटायर मेटाफेजिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, जो कि कितना होता है, 1400 नैनोमीटर का होता है। ये एक मॉडल से किसके लिए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। बच्चों, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, बीएससी लेवल के, तो आपको इतना से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो फिर थोड़ा सा इस डायग्राम, इस मॉडल को और भी मैंने एक नेक्स्ट लेवल पे भी एक्सप्लेन किया है। ज़्यादा कुछ नहीं है, वही सेम ही स्टेप है सब कुछ, बस थोड़ा सा स्टेप वाइज फिर मैंने इसमें और भी डिटेल थोड़ा सा बताया है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये क्या है, आपका डीएनए है। तो क्या है, डीएनए रैप अराउंड न्यूक्लियोसोम लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद ये कितना था, आपको ये वाला पोर्शन 2 नैनोमीटर था, और ये यहाँ देखिए, ये 2 नैनोमीटर दिख रहा है। उसके बाद आता है 11 नैनोमीटर पर। उसके बाद ये देखिए, ये आपको जो न्यूक्लियोसोम है, यहाँ से H1 आपको लिंकर दिख रहा है, और ये जो गोल वाला पोर्शन है, ये क्या है, कोर है। तो और ये दोनों मिलके क्या बनाता है, आपको क्रोमेटोजोम का फॉर्मेशन करता है। क्रोमेटोजोम दैट इज न्यूक्लियोसोम विथ हिस्टोन, कौन सा हिस्टोन, H1 हिस्टोन इज फॉर्म। क्या होता है, H1 हिस्टोन कोर के साथ जब लिंकर मिलता है तो क्रोमेटोजोम का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद देखिए 1 2 3 करके लिखा हुआ है, ये फर्स्ट, ये वाला पोर्शन आपको फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है। अब आ जाइए थर्ड पे। थर्ड में क्या है, न्यूक्लियोसोम फोल्ड अप प्रोड्यूसिंग 30 नैनोमीटर फाइबर, न्यूक्लियोसोम फोल्ड अप प्रोड्यूसिंग 30 नैनोमीटर फाइबर। फोर्थ स्टेप में हमने क्या देखा था, लूप का फॉर्मेशन दिखा था। तो ये देखिए इस तरह से लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 30 नैनोमीटर फाइबर्स देन फॉर्म लूप्स अप्रॉक्स 300 नैनोमीटर इन लेंथ। ये लूप कितना होता है, 300 नैनोमीटर इन लेंथ होता है। उसके बाद फिर ये लूप क्या करता है, 300 नैनोमीटर फाइबर्स क्या करता है, और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। 300 नैनोमीटर फाइबर्स आर नाउ कंप्रेस्ड एंड फोल्डेड इनटू 700 नैनोमीटर। और इस तरह से ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये देखिए ये वाला पोर्शन, और उसके बाद ये 700 नैनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1400 नैनोमीटर में। ये देखिए द 30 नैनोमीटर फाइबर इज फर्दर टाइटली कॉइल्ड एंड फॉर्म अ क्रोमोसोम, और तब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो क्रोमोसोम का तो डेफिनेशन ही क्या होता है, जब क्रोमेटिन बहुत का ही कंडेंस्ड फॉर्म क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। इसमें भी देखिए कुछ नहीं है, ये फ्लो चार्ट सेम ही थिंग है जो इससे पहले वाले स्लाइड पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो 2 नैनोमीटर का होता है। उसका बीड्स ऑन स्ट्रिंग कितना, 11 नैनोमीटर का। उसके बाद 30 नैनोमीटर में क्या होता है, फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर ऑफ पैक्ड न्यूक्लियोसोम,
उसके बाद 300 नैनोमीटर में क्या होता है, सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म, जहाँ की लूप का फॉर्मेशन देखे थे। उसके बाद 700 में क्या था, कंडेंस सेक्शन ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम का कंडेंस सेक्शन होता है। उसके बाद इंटायर मेटाफेजिक क्रोमोसोम कितने पे दिख रहा था, 1400 पे। तो सबसे पहले क्या था 2 नैनोमीटर, उसके बाद 11, उसके बाद 30, देन 300, देन 700, देन 1400। बच्चों अगर ध्यान से 1 से 2 बार लॉन्ग वीडियो आप देखते हैं तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और रिवीजन के लिए तो मैं एक छोटे से छोटे टॉपिक का भी मैं शॉर्ट्स डाल देती हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए वहाँ से। तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि आपका लैंग्वेज कम रहे, मेमोराइजेबल फैक्ट कम रहे और कॉन्सेप्ट आप ज़्यादा अच्छे से समझें, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सके खुद अपने राइटिंग में, अपने से नोट्स प्रिपेयर करके। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।